आज हम करेंगे 11th क्लास अकाउंटेंसी का टॉपिक बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, या इसको हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी भी बोल देते हैं। जो लेखांकन में, अकाउंटेंसी में बार बार जो वर्ड्स यूज़ होंगे, तो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले हमें उसमें यूज़ होने वाली टर्म्स, उसमें यूज़ होने वाले वर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। तो आज इस टॉपिक में हम यही सीखेंगे, क्योंकि ये अकाउंट्स उसके बाद ही पढ़ पाएंगे हम, जब हमें इसमें यूज़ होने वाली जो टर्म्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो कौन कौन सी हैं? सबसे पहली है आपके पास बिजनेस ट्रांजैक्शन, व्यावसायिक लेन देन, हिंदी में लिखा है मैंने साथ में। तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? जैसे नाम से ही पता लग रहा है, बिजनेस मींस जो ट्रांजैक्शन जो है व्यवसाय से, बिजनेस से रिलेटेड है, उन ट्रांजैक्शंस को हम बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो क्या डेफिनेशन है इसकी? बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की इकोनॉमिक एक्टिविटी है, आर्थिक जो गतिविधि है, दैट चेंजेस इट फाइनेंशियल पोजीशन, और ड्यू टू विच एक्टिविटी इसकी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो जाती है, तो उसे हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। का क्या मतलब? चेंज इन वैल्यू ऑफ सम ऑफ द एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल कुछ एसेट्स, लाइबिलिटीज या कैपिटल में जो उनकी वैल्यू में जो चेंजेस होती है, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाती है। और बिजनेस ट्रांजैक्शन होने के लिए उसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए? पहली बात तो ये है कि इट इन्वॉल्व्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इसमें जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है होनी चाहिए, ये आर्थिक गतिविधि होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, व्हेन गुड्स आर परचेज्ड और सोल्ड फॉर कैश और ऑन क्रेडिट, और व्हेन सैलरीज आर पेड टू एम्प्लॉयर्स, और व्हेन इंटरेस्ट इज पेड ऑन मनी बोरोड फ्रॉम द बैंक, ए बिजनेस ट्रांजैक्शन टेक प्लेस। ये जब जब ये वाली गतिविधि होती हैं कि आपने अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज दी, आपने गुड्स परचेज की, सेल्स की, तो दीज ऑल आर इन्वॉल्विंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो ये व्यवसायिक लेन देन होता है। दूसरी बात, इट रिजल्ट्स इन चेंज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इससे फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज होती है, चाहे वो लाइबिलिटीज चेंज हो, एसेट्स चेंज हो, या कैपिटल में चेंज हो, जरूर कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस होती है। और द चेंजेस मस्ट बी कैपेबल इन टर्म्स, मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। जो भी चेंजेस हो रही है फाइनेंशियल पोजीशन में, उसको मुद्रा में मतलब व्यक्त किया जा सके, तो वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कहलाती है। दूसरी है इसमें वर्ड इवेंट। इवेंट को वैसे हम घटना बोलते हैं। एन इवेंट इज़ द कॉन्सिक्वेंसेस और रिजल्ट ऑफ ए ट्रांजैक्शन। किसी ट्रांजैक्शन का जो परिणाम है वो इवेंट होती है। फॉर एग्जांपल, समवन स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल। किसी ने बिजनेस शुरू किया है कैपिटल लगाकर। अभी इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे आगे, कैपिटल क्या होती है। परचेस्ड गुड्स, गुड्स खरीदी। गुड्स सोल्ड ऑन प्रॉफिट एंड पेड रेंट एट्सेट्रा, दीज ऑल आर बिजनेस ट्रांजैक्शन। जो ऊपर डेफिनेशन पढ़ी, ये सारी जो है बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं। एंड द रिजल्ट ऑफ विच विल बी प्रॉफिट और लॉस, और इन सब के कारण जो लास्ट में साल के अंत में हम निकालेंगे, वो हमें प्रॉफिट एंड लॉस निकाला जाएगा, और वो प्रॉफिट और लॉस होगा वो इवेंट कहलाएगा। मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन का जो रिजल्ट होगा उसे हम इवेंट कहते हैं। जो बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई, जितनी सेल, परचेज, कैपिटल, एसेट परचेज की, पूरा साल में जो कुछ किया, उसका जो रिजल्ट होगा प्रॉफिट या लॉस, दैट विल बी कॉल्ड एन इवेंट। उसे हम इवेंट कहेंगे। तीसरा है अकाउंट। अकाउंट क्या होता है? इन एक्चुअल प्रैक्टिस द इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन ऑफ लाइक नेचर। एक जैसी जो नेचर की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, आर रिकॉर्डेड, उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है, एडिड एंड सब्सट्रैक्टेड एट वन प्लेस। एक जगह उनको लिखा जाता है, एडिट किया जाता है और सब्सट्रैक्ट किया जाता है, और उस प्लेस का नाम जो है वो अकाउंट है। उस एक स्थान का नाम जो है खाता बताया इन्होंने, मतलब एक तरह की समरी बन जाती है उसमें। कार्टर जी ने भी कहा है कि एन अकाउंट इज ए लेजर रिकॉर्ड इन ए समराइज्ड फॉर्म ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस दैट हैव टेकन प्लेस विद द पार्टिकुलर पर्सन और थिंग स्पेसिफाइड। किसी एक व्यक्ति से, किसी एक वस्तु से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होगी, उसको एक जगह लिखना, जिस स्थान पर लिखा जाता है उसे हम खाता बोलते हैं। फोर्थ ट्रांजैक्शन जो है आपकी वर्ड कैपिटल, इसको हिंदी में पूंजी बोलते हैं। इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन ए बिजनेस एंटरप्राइज। कोई भी बिजनेस हम शुरू करते हैं, तो बिजनेस शुरू करते हुए जो भी उसमें
अमाउंट पैसा या एसेट लगाई जाती है वो सारी बिजनेस की कैपिटल कहलाती है, पूंजी कहलाती है। द अमाउंट इन्वेस्टेड कैन बी इन फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स और एसेट। जो आप अमाउंट इन्वेस्ट करते हो कैश के रूप में भी हो सकती है, माल के रूप में भी हो सकती है और संपत्तियों के रूप में भी हो सकती है। इसको निकालने का फार्मूला है कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। जो आपके पास एसेट्स हैं इसकी डेफिनेशन आगे पढ़ेंगे हम, जो लाइबिलिटीज़ हैं उनका डिफरेंस जो है वो कैपिटल कहलाता है। ये सब आगे पढ़ा जाएगा। ड्राइंग्स क्या होती है? एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज़ और एनी प्राइवेट पेमेंट्स मेड आउट ऑफ बिजनेस फंड्स आर कॉल्ड ड्राइंग्स। जो बिजनेस का जो पैसा है, बिजनेस के जो फंड्स हैं, उनमें से अगर वो अपने घर के प्रयोग के लिए, अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए कुछ पैसा विड्रा करता है, कोई धन विड्रा करता है, कोई एसेट, कोई माल विड्रा करता है, तो वो ड्राइंग्स कहलाती है। जैसे दुकानदार बैठा है दुकान पे और सुबह फीस भरनी है बच्चे की, दुकान पे गया और अपने गले में से निकाल कर पैसे दे दिए, तो उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए जो खर्च कर रहा है, जो बिजनेस के फंड्स में से जो पे किया जा रहा है, उसे हम आहरण बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इसको ड्राइंग्स बोला जाता है। नेक्स्ट टर्म है लायबिलिटी, दायित्व। द अमाउंट विच फर्म ओस टू आउटसाइडर। जो फर्म ने बाहरी लोगों को देने हैं, जो फर्म ने बाहरी लोगों को देना है उसे हम लायबिलिटीज़ बोलते हैं। और लायबिलिटीज़ कैसे निकाली जाती है? लायबिलिटीज़ आर इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़। तो एक तरह का दायित्व होता है फर्म के ऊपर ये। एसेट्स, लायबिलिटीज़ इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। और लायबिलिटीज़ होती है आपकी, इनका आगे डिस्क्रिप्शन है, इंटरनल लायबिलिटीज़, एक्सटर्नल लायबिलिटीज़, करंट लायबिलिटीज़ एंड नॉन करंट लायबिलिटीज़। इंटरनल लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? विच आर टू बी पेड टू प्रोप्राइटर और ओनर। जो कि ओनर को दी जानी है, वो हमारी इंटरनल लायबिलिटी होती है, जो फर्म के अंदर ही दी जानी है। और एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ क्या होती है? विच आर टू बी पेड टू आउटसाइडर, जो हमने बाहरी लोगों को देनी है। करंट लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? इसको हम जो है चालू दायित्व भी बोलते हैं। विच आर ड्यू फॉर पेमेंट विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। जिसको 1 साल के अंदर अंदर हमने भुगतान करना है, पेमेंट करनी है, उसे हम करंट लायबिलिटीज बोलते हैं। और जो 1 साल के बाद जो ड्यू होंगी पेमेंट के लिए, वो हम नॉन करंट लायबिलिटीज़ में शामिल करते हैं। एसेट्स, इसको हम क्या बोलते हैं? संपत्तियां बोलते हैं। एसेट्स क्या होती हैं? मीन्स वैल्यूएबल रिसोर्सेज। पहली बात तो ये जो रिसोर्सेज होते हैं, दीज रिसोर्सेज आर वैल्यूएबल, जिनकी कोई कीमत होती है, मतलब ज़्यादा कीमत, अच्छी कीमत, वैल्यूएबल होते हैं, महंगे कह लो। विच आर ओन्ड बाय द बिजनेस, जो कि बिजनेस के स्वामित्व में होते हैं। तो क्या हो गया? एक तो वैल्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, एंड दीज रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय द बिजनेस, बिजनेस के उसमें होते हैं, मतलब विच आर एक्वायर्ड एट मेजरेबल मनी कॉस्ट, और जो कि मुद्रा का भुगतान करके प्राप्त किए गए हैं। मतलब स्वामित्व, एक तो क्या इसकी परिभाषा हुई कि एक तो ये वैल्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, दूसरी बात दीज आर ओन्ड बाय द बिजनेस, ये बिजनेस के अधिकार में होते हैं। और वो कैसे प्राप्त किए बिजनेस से? एक्वायर्ड एट मेजरेबल, मेजरेबल होता है मापन, जिसको मापा जा सके, मुद्रा मापन योग्य, मनी में, कॉस्ट में जो है वो खरीदी गई हैं, मतलब अपने नाम करवाई गई हैं वो। और इसमें एसेट्स के क्या होते हैं? इसमें आपकी होते हैं बिल्डिंग, मशीनरी, लैंड, और करंट एसेट्स होती हैं, स्टॉक, बिल रिसीवेबल वगैरह, ये सब इसमें शामिल किया जाता है। अब ये दो तरह की होती हैं मेनली, जो है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर कंटिन्यूस यूज़ एंड नॉट मेंट फॉर रीसेल। जो बिजनेस में लगातार प्रयोग के लिए हमने लंबे समय तक यूज़ करनी है, उनको बेचना नहीं है, सेल करने के लिए नहीं रखी हमने वो एसेट, उन्हें हम नॉन करंट एसेट, इसको फिक्स्ड एसेट भी बोल देते हैं, स्थायी संपत्तियाँ बोल देते हैं हिंदी में। इसमें क्या क्या टाइप आता है? लैंड आ गया, प्लांट आ गया, मशीनरी, मोटर व्हीकल्स एट्सट्रा, ये नॉन करंट एसेट्स में शामिल किए जाते हैं। और करंट एसेट्स में क्या शामिल होता है? मेंट फॉर सेल और टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन ईयर, जिसको 1 साल के अंदर अंदर हमने कैश में कन्वर्ट कर देना है, या उसको दोबारा बेचने के लिए हमने अपने पास रखा हुआ है। जैसे डेटर्स होते हैं, ये करंट एसेट होती है, इसको 1 साल के अंदर अंदर हम कैश में कन्वर्ट करवा लेते हैं, मतलब इसकी पेमेंट टू बी रिसीव्ड विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, सिमिलरली BR, बिल रिसीव्ड बोलते हैं। और स्टॉक जो होता है, ये माल होता है हमारा, इसको हम किस लिए रखते हैं अपने पास? बेचने के लिए, दोबारा विक्रय करने के लिए, रीसेल के लिए। तो ये हमने मेंट फॉर रीसेल
दिस इज मेंट फॉर लॉन्ग टर्म यूज़, नॉट फॉर सेल। और इसके एग्जांपल आपके डेटर, स्टॉक, बी आर एट्सेट्रा इसमें आ जाएंगे। तो इन टर्म्स को जो है अच्छी तरह से अपना समझें इसको, ये इनके बिना मतलब अकाउंट्स नहीं समझ आएगा। तो आज हमने इंटररिलेटेड टर्म्स की हैं, अगले वीडियो में नेक्स्ट टर्म्स जो है तुम्हें समझाई जाएंगी। इसको अच्छे से बुक की हेल्प लेके रीड करें, कुछ समझ ना आए तो कमेंट करें, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अवश्य करें।